हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी तबीयत वगैरह अच्छी होगी। मौसम चेंज हो रहा है हर जगह पे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने हेल्थ का, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। अदरवाइज जितनी मेहनत है वो सारी बर्बाद हो जाएगी। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी की डिस्कशन कर रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, है ना, फॉर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। एज यू नो कि हम साइंस ने हमने पहला सब्जेक्ट जो है वो साइंस को चूज किया था, जिसमें कि हम फिजिक्स वाला जो पोर्शन है ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन्होंने देखा है उनको पता है कि कितना डीपली हमने उसको देखा था। तो आज उसी तरीके से हम केमिस्ट्री को भी देखने वाले हैं। ठीक है, 2-3 बातें मैं आपसे पहले कर लेता हूं ताकि बाद में वो हिंडर ना करें। पहली चीज तो आपको ये पता ही है कि यहाँ पर जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ वो ट्रूली बेस्ड होते हैं आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस के ऊपर। मैंने 4-5 साल के क्वेश्चन एनालिसिस किया है, जिसके बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई कौन सा पोर्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर थोड़ा आप ज़्यादा एम्फेसिस कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप मार्क करके रख लो, लाइन बाय लाइन। आई होप कि आप इस बार कॉपी पेन लेकर आए हो, है ना। अगर आप अभी लिख लोगे तो दोबारा से वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास ऑन यूट्यूब इटसेल्फ की कमेंट सेक्शन में कि सर हमें CDS के लिए और CAPF के लिए अलग से टॉपिक्स बता दो जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारे नैरेटिव जो है ये सेट किया गया है हमारे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कि भाई CDS और CAPF में कुछ अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। देखो, एज एन एस्पेरेंट मैं बहुत डीपली देखा है इस एग्ज़ाम को, है ना, या फिर आप जो क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम, आप उनसे भी बात कर सकते हो, है ना। मैं आपको स्पेसिफिकली साइंस के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन, सोर्स दोनों का सेम ही है, दैट इज 9th एंड 10th क्लास की बुक NCERT, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई लक्ष्मीकांत कोई आपका लूसेंट वगैरह जो है और यहाँ पर आप प्रेफर ना करो तो बेहतर होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि 9th और क्लास 10th की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि क्वेश्चन जो होते हैं उनका, जो मैं यहाँ पर जो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो CDS के लिए एज वेल एज CAPF एग्जामिनेशन दोनों के लिए सिमिलर रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मैं अलग से कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो इंपॉर्टेंट होंगे CAPF के लिए या फिर CDS के लिए। दोनों के लिए ही वो टॉपिक्स सेम ही होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कहां पर आता है, CDS और CAPF एग्जामिनेशन की बात करें स्पेसिफिकली साइंस सब्जेक्ट को लेके, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, वो CDS में थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू CAPF एग्जामिनेशन। बट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CAPF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, PYQs आपके दोनों के ही सॉल्व करने चाहिए। अगर आप दोनों के सॉल्व करके जाते हो तो 100% आप सॉल्व करके आते हो वहां पर एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि आपको टाइप्स पता चल जाते हैं क्वेश्चन के, किस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के नजरिए में चेंज होता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। अगर आपको अभिषेक सर से कुछ भी बात करनी है तो आप टेलीग्राम ID मैंने दे दी है, आप वहां से जाकर बात कर सकते हो। दूसरा कि ये एस डिफेंस आप जरूर फॉलो करो हमें यहाँ पर। क्यों फॉलो करना है, क्यों बेनिफिशियल है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। हर बार बोलता हूँ, पता नहीं लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आज आई थिंक आज जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके मतलब की चीज उनको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो जरूर फॉलो करो। QR कोड मैंने डाल दिया है ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन, हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने रखा है उस स्लाइड को, आप देख लेना, ठीक है। चैप्टर्स कौन कौन से हैं 9th और 10th क्लास में, वो हम देख लेते हैं। क्लास 9th में कुछ 4 चैप्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। और क्लास 10th में हमें कुछ 5 चैप्टर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। क्लास 9th जो है ये थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, इसमें मतलब कि थ्योरी यहाँ पर भर भर के दी गई है कि बेटा पढ़ो, मजे करो एकदम, है ना। वहीं अगर क्लास 10th की बात करें, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप मान के चलो कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑल्दो मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो अभी मैं कुछ प्रिडिक्ट कर दूंगा एग्जामिनेशन में, क्या एग्जामिनर का मूड है वो टोटली डिफरेंट होता है ना। तो अगर मैं 4 से 5 साल का एनालिसिस देख के बताऊं तो ये 3 चैप्टर जो है यहाँ से 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को हर बार देखने के लिए मिले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं 9th की बात करूं तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं इसमें, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये दो जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करना। अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपको पढ़ना लाइन बाय लाइन ही होगा, ठीक है, तभी आपको बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, तो भाई पहला चैप्टर है मैटरनिटी और सराउंडिंग, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो सीडीएस एग्जामिनेशन और सीएपीएफ एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्यों बोलता हूं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जब आप इस चैप्टर को खोलोगे ना तो पहले ही पेज पे आई थिंक 5th या 6th लाइन पे आपको पंच तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। अब जनरली जब इसको लोग देखते हैं तो बोलते हैं क्या ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, कौन ही पूछ सकता है इसको। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि उसने पूछ लिया था कि पंच तत्व कौन से इसमें ऑप्शन सही है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया आपका, ये पंच तत्व होते हैं आपके। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो कौन ही प्रिडिक्ट कर सकता था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला अगर बात करूं मैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में क्या क्या पढ़ोगे आप, इसमें डिफरेंट टाइप की चीजें दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, हीट हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। ये सारी चीजों का एक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, किसी एक पार्टिकल के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप उससे रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, तो मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका डिस्टेंस है वो बिटवीन द पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाता है, तो उनको मूवमेंट करने के लिए और चीजें मिल जाती हैं, जगह स्पेस मिल जाती है, तो इसकी वजह से वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करते हुए चीजों को पढ़ना है। आगे मैं बात करूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर है यहाँ पर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर सर ये तो बहुत सिंपल है दोस्त, मैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं बात उसी की कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये नहीं देखना, आपके यहाँ पर देखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, कंप्रेसिबिलिटी किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी, तो उसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको नोट्स किस तरह से बनाना है यहाँ पर हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ऑल्दो मैं पूरा ब्रीफली नहीं डिस्कस करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको बताते चलूंगा कि किस तरह से क्या क्या करना है ना। तो यहाँ पर किस तरह से बना सकते हो आप, अब लाइक आपने लिखा प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में आपने पहला लिख दिया भाई कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी लिखा, उसके बाद आपने गैस, लिक्विड, सॉलिड इस तरह से लिख दिया। क्यों भाई, अब उसके पीछे अगर आपको रीजन लिखना है तो आप यहाँ पर लाइन लगा के 2 लाइन में रीजन लिख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात अगर करो तो उसमें भी आप गैस, लिक्विड, सॉलिड 2 लाइन में यहाँ पर आपने रीजन लिख दिया। इन सारी चीज़ों से होता यह है कि लास्ट टाइम में आप में रिवीजन जो कर रहे होते हो ना, उसमें बहुत ही आसानी हो जाती है, आप इजीली रिवीजन कर पाते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस यू, अदरवाइज का कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। एंड टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम डील नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया यहाँ पर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ चेंज, है ना, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कि भाई टेम्परेचर के चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उसी तरीके से प्रेशर के चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ जाता है। अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं तो टेम्परेचर जब बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी इंक्रीज हो जाता है, स्पीड जो होता है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज कर जाता है ना। तो सेम चीज आपको प्रेशर के लिए भी देखना है, ठीक है। अगला जो है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से कुछ नहीं, आपको डेफिनेशन आना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है और इसके एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स लाइक आपका कैम्फर हो गया, आपका नेप्थलीन हो गया, ठीक है, आपका ड्राई आइस हो गया। तो इस तरीके से आपको सारे इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, या फिर जाते हैं। अभी रिसेंट में तो नहीं पूछा गया, बट अगर पीछे का आप पेपर एनालिसिस करोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ये। अगला जो है इवापोरेशन एंड फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, 2 लाइन में अगर आपको आता है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 4 फैक्टर्स दिए गए हैं इसके, आपके बुक में जरूर पढ़िएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है वो। लास्ट में मैं बोलूंगा कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस चैप्टर के लास्ट में, है ना। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पहला तो इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, समर में कॉटन के ही क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, और तीसरा है कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस या फिर कोल्ड वाटर। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में इनके आंसर भी दिए गए हैं आपके, है ना, तो उनको जरूर पढ़ना। वहां से एक बार क्वेश्चन आ चुका है 1-2 बार, तो वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। सिंपल है बॉस,
बिल्कुल आई वुड से कि बेसिक लेवल की चीज़ें दी गई हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, वो आप डेली लाइफ में भी चीज़ें देखते हो, ये उस तरीके का चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जो है हमारा दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज़ें आपको अगेन, सब्सटेंस एंड मिक्सचर क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है ना। सब्सटेंस कहते किसको हैं, मिक्सचर किसको कहते हैं, सब्सटेंस में मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर में क्या होता है, सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे। साथ ही साथ आप टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन को भी पढ़ोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से भाई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, इनको आप रिलेट करके किससे पढ़ोगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, किस तरीके से आप मतलब इनमें बना सकते हो, आप रिलेट करके अगर पढ़ते हो इनको ना, तो आपको बहुत बेनिफिट करता है। लाइक अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपने बना लिया जिसमें कि आपने डिवाइड कर दिया, इसमें आप होमोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हो, इसमें आप हेट्रोजीनियस के बारे में पढ़ रहे हो, और इसमें आप कोलॉइडल के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भाई किस में पार्टिकल का साइज कितना होता है, ठीक है, किससे जो हमारी लाइट है वो पास हो जाती है, किससे हमारी लाइट पास नहीं हो पाती, किसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, किसमें छोटे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप पढ़ोगे इतने ध्यान से, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, है ना, इसके एग्जाम्पल, कोलॉइड्स के एग्जाम्पल, ये आपको एक टेबल में दिया गया है बुक में ही कि भाई एरोसॉल क्या होता है, साथ ही साथ आपको फोम का कैसे बनता है, तो वो सारे एग्जाम्पल एक टेबल में दिए हुए हैं, आप जरूर पढ़ना उनको। अगला जो है एलॉयज एंड एग्जाम्पल्स, इसके एलॉयज क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन, और साथ में एग्जाम्पल भी जरूरी है। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो वही ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सोल्डर हो गया, नाइक्रोम हो गया। साथ ही साथ अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आप ये भी देखोगे कि अमलगम क्या होता है, इसमें मर्क्यूरी का क्या रोल होता है ना। तो एलॉयज भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाएगा, एक दो क्वेश्चन एलॉयज के ऊपर आ ही जाते हैं, है ना। एलॉयज का मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, एक चैप्टर और है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। आप देख रहे होगे, आपने रिसेंटली देखा होगा कि पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, है ना, तो उसके लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से कर सकते हो जरा वो भी देख लो। ठीक है, कोई भी अगर आपका एक मेथड है जो सेपरेटिंग मेथड है जो इस चैप्टर में दिया गया है, 2 लाइन उस प्रोसेस के बारे में लिखो कि उस प्रोसेस से होता क्या है, आप क्या सेपरेट कर पाते हो, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी आप देख लो। ये सारी चीजें एक जगह पे ही दी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, आपको चीजों के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा समझाया गया है, तो वहां से जो एक्टिविटीज आप पढ़ रहे हो ना उसका क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो अगर आप पेज पे लिख लेते हो और बुक को छोड़ देते हो तो आपको एट द एंड रिवाइज करने में चीजें बहुत आसानी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे रेगुलरली पूछे जाते हैं। डेफिनेशन से ज्यादा मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पल जो इसका है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि भाई इसको बर्न कर दिया तो क्या ये फिजिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज है, आइस बन गया वाटर से तो क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो ना, क्या हो गया, तो ये सिंपल इसके लिए क्या कर सकते हो कि जो आपका बुक है उसके जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है जो लास्ट में दिया होता है एक्सरसाइज, उसके जो क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चंस जरूर करना। कुछ लोग बोलेंगे सर सारे क्वेश्चन, मैं तो आलसी हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, तो आलसी जो लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करना दोस्त। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ये जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 to 11 जितने भी है ना जरूर करना, आपको एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। ठीक है, जो लोग पीवाईक्यूज देखते हैं वो लोग जाकर देखो कि कितने क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों से, सिर्फ उसी 2 पेज से, है ना, जो मैंने क्वेश्चंस बताया सिर्फ वहां से। अगला जो है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेना। ठीक है, एक जगह पे ही दी हुई है बुक में। ठीक, अगला जो है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहां पर सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अच्छे से देखना है। ठीक है, यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने की मतलब पूरे चांसेस होते हैं। लाइक उनका फाउंडर कौन है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का साइज क्या होता है, किस पर कितना चार्ज होता है, कौन न्यूट्रल होता है, कौन नहीं होता है। अगेन इसको भी पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है, आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखा, फाउंडर के नाम यहाँ पर लिख दिए, तीनों के फाउंडर के नाम आ गए। यहाँ पर हमने साइज की बात कर ली कि भाई किसका साइज कितना होता है, यहाँ पर हमने चार्ज की बात कर ली कौन कितना होता है। एग्जाम में जाने से पहले मैंने 2 मिनट देखा, मुझे याद हो गया,
और मैं एग्जाम में जाके फोड़ के आ गया। ठीक है, सिंपल। ओके, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे तो आपके लिए ही परेशानी बढ़ेगी। अगला जो है हमारे ऑल मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, जितने भी एटम्स के मॉडल अभी तक हुए हैं उनके सारे मॉडल्स पढ़ो, साथ ही साथ उनके ड्रॉबैक्स। ठीक है, उनके ड्रॉबैक्स भी कौन कौन से मॉडल भाई, जैसे कि डेल्टन मॉडल हो गया, थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया। ठीक है, तो आप इनको याद रखने के लिए ट्रिक्स भी बना सकते हो। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको याद रखना है तो मैंने एक ट्रिक बनाया था, आप भी देख लो यहां पर। डियर थॉमस डोंट रन बिहाइंड स्क्वायरल। ठीक है, डेल्टन, थॉमसन, डोंट का मतलब कुछ नहीं, आर मतलब रदरफोर्ड, बी से बोहर और यहां से क्यू से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एक बार इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से भी, इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। तो ये चीज से मैंने इसको याद किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में है। ठीक है, यहां पर मैंने 2 चैप्टर रखे हैं, ध्यान रखना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जनरली आपको सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है, दैट इज योर क्वांटम मैकेनिक, सॉरी अपना जो डेल्टन मॉडल है वो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर में मेरे को उतना कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, ऑल द क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, तो लाइन बाई लाइन अगेन पढ़ना ही है आपको। आगे की जो चीज है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके बेसिक डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्त, है ना। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनके जो डेफिनेशंस है ना वो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसके साथ ही बुक में आपके 2 से 3 एप्लीकेशन दिया गया है आइसोटोप्स आइसोबार के ऊपर, वो जरूर से आप पढ़ लेना कि भाई आयोडीन है तो उसका कौन सा फॉर्म जो है वो कहां पर यूज होता है, कोबाल्ट है उसका कौन सा फॉर्म कहां पर यूज होता है, बहुत जरूरी है। अगेन चैप्टर 4 के बाद जो आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, इस चैप्टर के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक्सरसाइज में, तो आप उनको जरूर सॉल्व करना। वो भी आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है वहां पर। अगर आप पढ़ लेते हो चैप्टर तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद जाकर आप सॉल्व करते हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चैप्टर 4 की बात कर रहा हूं ना मैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। देखो जितना याद कर सकते हो कर लो, मैं तो यही बोलूंगा। अगर जो आलसी है मेरी तरफ वो एटलीस्ट 25 तक तो याद कर ही लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या है ना, वैलेंसी वगैरह के बारे में पूछ लेता है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, जो कि सिंपल चीज होती है वैलेंसी निकालना, है ना। तो उसके लिए बस एक ही चीज पता होनी चाहिए कि भाई एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आई थिंक हमारा क्लास 9th खत्म हो गया है, आगे हम बढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चैप्टर 1, 2, 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की, जो यहाँ पर है हमारा चैप्टर, तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ जो डायग्राम्स दिए गए हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पहला जो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं कि पहले जो पेज पे अगर आप देखोगे एक एग्जांपल दिया गया है डायग्राम के साथ कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना, करने वाला रिएक्शन जो है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर हमें मिल रहा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 से 4 बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका फर्स्ट पेज पे तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद वेज टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस, कि भाई केमिकल रिएक्शन कोई टेक्स प्लेस हुआ है, कोई अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो किस तरह से आप पता लगा सकते हो। 4 आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना, एनसीईआरटी में 4 वे जिससे कि आप पता कर सकते हो। ये भी आप जरूर पढ़ लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, दूसरा जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल। अब केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, आपका डीकम्पोजिशन है, आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ ही साथ आपका डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इनके ऊपर क्वेश्चन, साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स जो होते हैं ना उनके ऊपर तो मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं, दिल खोल के। मतलब यूपीएससी वाले बोलते हैं कि हम तो यहीं से पूछेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब एग्जांपल पे किस तरह के आते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप एक देखोगे क्विक लाइन। ठीक है, क्विक लाइन जिसको कि हम लोग CaO से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखोगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखोगे, इनके ऊपर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। हर बार आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है इनसे। ठीक है, उसके बाद एक येलो बॉक्स में आपका व्हाइट वॉशिंग के ऊपर भी दिया गया है,
तो आप जरूर पढ़ना उसको, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से शाइनी फिनिश आ सकती है दीवार पे अगर हम चूना करते हैं तो यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन की, तो आपका लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल याद होगा, जिसमें कि जब हम उसको हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती है ना, जो कि आपका नाइट्रोजनस ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है आपका, ठीक है। जब आप PbNO3 को बर्न कर रहे होते या फिर हीट कर रहे होते हो तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, जो कि किसकी होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं सर, वो भी बता दो। इससे हमें यही समझ में आता है, ठीक है। तो इरेज करते हैं पहले, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो नोट्स किस तरह से बनाने हैं भाई रिएक्शंस के, तो पहले आपने कोई भी रिएक्शन है, मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर आपने लिखा, आपने उसमें लिखा कि भाई 2-3 लाइन में इसको डिफाइन कर दिया, और मेरे ऐसा अगर बंदा हो तो वो इस तरह से कुछ लिख ले B+C, कि कोई भी एक हमारा सब्सटेंस से अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो 2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया सिंपल डेफिनेशन। अब इसके नीचे जितने भी मेरे एग्जांपल्स हैं, लेट्स से कि 1, 2, 3 एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को मैंने लिख लिया। अब इन एग्जांपल्स को मेरे को किस तरह से लिखना है वो चीज़ जरूर इंपॉर्टेंट है। उनमें ये हमें देखना है कि भाई कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, उनमें रिएक्शन हुआ है तो कौन सा हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखते हो तो आपको चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी मिलती है। सेम चीज़ आपको करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ। एग्जांपल्स आर अगेन इंपॉर्टेंट हियर। आगे मैं बात करूं कोरोजन और रेंसिडिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरोजन का कुछ भाग आपको यहाँ पर मिलता है, कुछ भाग आपको आगे के मतलब चैप्टर्स में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप ये देखोगे कि भाई सिल्वर जो है वो ब्लैक क्यों हो जाता है, कॉपर जो है यहाँ पर आपका ग्रीन कलर में क्यों हो जाता है, क्यों होता है भाई कॉपर, ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। साथ ही साथ रेंसिडिटी आपको मतलब सिंपल डेफिनेशन दिया गया है, आपको यहाँ से लिख लेना है ना। डेफिनेशन आप 2-3 लाइन में दिया हुआ है, वो क्या होता है अगर आप उसको उतना पता है आपको तो मोर देन इनफ। लेकिन आप यहाँ पर एक वैल्यू एडिशन जरूर कर लेना, जो कि नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट की बात की गई है, जो कि हम लोग फूड पैकेट्स में यूज करते हैं, लेकिन कौन सा यूज करते हैं वो नहीं पता है। तो नाइट्रोजन जो है ना, ये आप एग्जाम्पल में जरूर लिख लेना, जो कि हम यूज करते हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। अगला जो चैप्टर है हमारा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और इस डिफेंस क्यों फॉलो करना है आपको वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो नोट्स हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट जो मैंने खुद बनाए हैं, जिसमें कि मैंने फालतू चीज़ें जो है एनसीईआरटी की वो हटा दी हैं, और प्रॉपर एक डिटेल्ड नोट्स जो कह सकते हो आप, मैंने आपको यहाँ पर बना के दे दिया है। आप इस डिफेंस पे जाओगे, सर्च करोगे, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना है जो कि लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, तो आप उसमें प्रिंट आउट निकलवा के कर सकते हो। टाइप्ड नोट्स हैं, मैंने खुद अपने हाथ से टाइप किए हुए हैं, तो उसमें गलतियां भी आपको बहुत मतलब नहीं मिलेंगी, गलतियां तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि मल्टीपल लोग उसको ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं, है ना। कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो आप बाद में पेंसिल पेन से लिख सकते हो और पढ़ सकते हो, आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है ना। अगेन तो उसमें यहाँ पर क्या है, पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि उनका टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से उनमें इंडिकेटर्स आप यूज करते हो, ठीक है। इंडिकेटर्स आप कौन कौन से, आप तीनों ही इंडिकेटर को यहाँ पर देखोगे, नेचुरल इंडिकेटर्स को भी, सिंथेटिक को भी, और ओल्फैक्टरी को भी, ठीक है, ओल्फैक्टरी को भी। इनके एग्जाम्पल्स भी आप जरूर देख लेना। नेचुरल में एक हम जो लिटमस का यूज करते हैं, लिटमस टेस्ट, तो लिटमस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है। ये 1-1 नंबर मतलब ये स्टैटिक वाले पोर्शन के जो है ना, ये पूछ लेता है कहीं भी, है ना, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इनको भी पूछ लेता है, ठीक है। अगला जो है कि हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें एक डायग्राम वाला दिया गया है कि भाई रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना, रिएक्शन विथ जिंक ग्रेन्यूल्स, ये भी मैंने अपने नोट्स में डाल दिया है विथ डायग्राम, तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही किस तरह से भाई एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, एसिड और मेटल अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो कौन एग्जाम में पूछ लेगा भाई कौन सा गैस मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो जब आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अगला जो है कि हमारा हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड, अगेन इसमें भी आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, किस तरह से अब एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, जरूर पढ़ लेना उसको भी, ठीक है। अगेन रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड,
वाई एसिड सोल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, आयंस की वजह से होता है क्या, तो ये भी पढ़ लेना। सिंपल है ये, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ना। 1 घंटे में आप ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनको तो आप 1 घंटे में निपटा दोगे, है ना, ये सारी। मोर ओवर आपको 2.5 आवर्स लगेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में। अगर आप नोट्स मेरे रेफर कर रहे हो तो 1 घंटा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी दे रखी है वहां पर, बस आपको पढ़ने की जहमत उठानी है और कुछ नहीं। अगला जो है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा ना कि भाई एसिड को पानी में मिलाते हैं या फिर पानी को एसिड में मिलाते हैं, और रीजन क्या है उसके पीछे, ठीक है। सिंपल 2 लाइनों में उसका एक्सप्लेनेशन है, दैट्स इट, खत्म। ओके, अगला जो है दैट इज पीएच स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ। पीएच स्केल जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ना, ये आई थिंक उतना अच्छा नहीं है, तो आप गूगल जरूर कर लेना, ठीक है। इसको इंटरनेट पर जाओ, सर्च करो पीएच स्केल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो आपको एक अच्छा पीएच स्केल मिल जाएगा फ्रॉम 0 to 14। तो वो आप अगर देखते हो ना, तो वहाँ पर हर एक चीज़ों का पीएच अच्छे से बताया गया है, तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि गूगल कर सकते हो। पीएच इन एवरीडे लाइफ में यहाँ पर आपका जो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, उसके बाद आपका टूथ डिके कैसे होता है, आपका सेल्फ डिफेंस के लिए प्लांट्स जो है ये किसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें तो स्टार से गोला मार लो तुम, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है ये, आपको हर बार ही मिल जाता है देखने के लिए दोस्त, ठीक। उसके बाद एक टेबल दिया गया है आपके बुक में जहां पर नेचुरल सोर्स, ठीक है, नेचुरल सोर्स और एसिड वहां से कौन सी आती है वो, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो विनेगर से आपको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी तरह का एक टेबल दिया गया है, जरूर पढ़ लेना, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगेन एक 6-7 लाइनों का आपको देखने के लिए मिलेगा जहां पर पीएच ऑफ सॉल्ट देखने के लिए मिलता है कि भाई न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलेगी आपको, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कब मिलती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कब मिलती है, स्ट्रॉन्ग बेसिक कब मिलती है, तो वो 6-7 लाइनों में है, बहुत सिंपल है, बस पढ़ो और समझ में आ जाए, उस तरह की चीज है वहां पर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये 3 टॉपिक आप देख रहे हो, कम ऑन मैन, ये 3 टॉपिक कहाँ गया भाई, हेलो, हाँ ये रहा। तो आप ये 3 टॉपिक जो देख रहे हो ना, ब्लीचिंग पाउडर उसके यूजेस, बेकिंग सोडा और उसके यूजेस, और वॉशिंग सोडा के यूजेस, साथ ही साथ उनके रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली, बिना मुंह उठा के हर बार आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या खिलौने बनाने में यूज होता है सर, हाथ टूट जाता है तो यूज होता है कि नहीं होता है, तो वो सारी चीजें आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर, अगेन आई एम सेइंग दिस, बट इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स वेरी गुड यार। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज यहाँ पर जरूर देखना, मेटल्स की कैसी होती है, नॉन मेटल्स की कैसी होती है, अगेन इसके भी नोट्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड नोट्स डाले हैं मैंने इसके, 3 से 4 पेज में, मोर देन इनफ, ठीक है। एक चीज में जो ऐड करना है आपको नोट्स में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम आगे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनके एक्सेप्शंस उनमें क्या होते हैं, वो भी आपको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में लाइक लस्टर क्या होता है, आपका मेलिएबिलिटी क्या होता है, आपका डक्टिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड होता है क्या सर, जरूर देखना। एक्सेप्शंस की बात करूं तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं आपको, जैसे कि आयोडीन हो गया, ये एक नॉन मेटल है, फिर भी इसमें लस्टर होता है, चमकता है ये। आगे बात करूं मैं तो आपका Hg यानी कि मर्क्यूरी, ये एक मेटल होते हुए भी ये लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है जब हम मेटल को बर्न करते हैं एयर में, और क्या होता है जब मेटल हमारा रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जब आप एयर की बात करते हो तो यहाँ पर आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना होगा, डिफरेंट मेटल्स जो कि डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स डिफरेंट वो अपना रिएक्टिविटी शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की, तो ये बहुत ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केरोसिन ऑयल तो हर बार पूछ लेता है कि कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनको कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है भाई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वाटर वाले के साथ, तो यही आपको पढ़ना होगा कि भाई किस तरह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं आपको लाइक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ, कुछ होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों के साथ ही नहीं करते, वो स्टीम के साथ करते हैं। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़नी होगी। साथ ही साथ रिएक्शंस हो रहे हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपके बुक में एक दिया है कि भाई
एक्वा रीजिया क्या होता है, 2-3 लाइन में इसका डेफिनेशन दिया गया है, साथ ही इसमें रेशियो और 2 यहाँ पर आपको केमिकल्स की बात की गई है, आप जरूर पढ़ना और उनकी यूजेस क्या है, 4 लाइनों में आई थिंक दिया गया है, मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ एनोडाइजिंग, सीडीएस में क्वेश्चन आ गया और कोचिंग सेंटर वाले ढूंढ रहे थे क्वेश्चन आया कहाँ से है, एनोडाइजिंग तो हमने पढ़ाया ही नहीं, हमने तो कहीं से छापा ही नहीं इसको, तो एनोडाइजिंग बुक में दिया गया था, सिंपल था, सिंपल डेफिनेशन दी हुई थी, उसके बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था, सीडीएस में आया था ये, है ना, एनोडाइजिंग याद रखना इसका डेफिनेशन और साथ ही साथ इसका यूज भी। आगे बात करूं आयनिक कंपाउंड्स की क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, 3-4 प्रॉपर्टीज आई थिंक दी गई है एनसीईआरटी में, पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करूं अगर कोरोजन की, तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि हमने जो आई थिंक पहले वाला जो चैप्टर यूज किया था, पहले चैप्टर जो पढ़ा था उसमें भी कोरोजन मिला था। यहाँ पर आपको सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है, कॉपर ग्रीन क्यों हो जाता है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कोटिंग कैसे की जाती है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है ना, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्या हो रहा है यार, ठीक है। साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये देखो ये वाला चीज़ मैंने नहीं दिया अपने नोट्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये इसका आपको नोट्स पीडीएफ में नहीं मिलेगा, उस समय तक क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, ठीक है। 6 से 7 लाइनों में इसका दिया गया है किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट इसमें आपको डेफिनेशंस पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसको है कि रोस्टिंग और आपका कैल्सिनेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, इनके जो डेफिनेशन है वो जरूर पढ़ना आप। रोस्टिंग तो 2 बार पूछा जा चुका है लगातार, ठीक है। साथ ही साथ आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे मेटल और उनके ओर्स, ठीक है, कौन सा मेटल किस ओर से आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, 6-7 मिलेंगी आपको गूगल करोगे तो, और वो आपके ज्योग्राफी में भी हेल्पफुल होंगी और साइंस में भी हेल्पफुल होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि चाइना बार जो है, ऑल्दो ये चाइना बार वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चाइना बार जो है ना आपका कहाँ से, तो ये ओर ऑफ मर्क्यूरी है, ये ओर ऑफ मर्क्यूरी है, तो ये आपका पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। साथ ही साथ एक रिएक्शन दिया गया है, दैट इज थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन दिया गया है और इसका यूज क्या है वो भी दिया गया है, 2 बार सीडीएस में, 3 बार सीएपीएफ में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो जरा ध्यान रख लेना। आगे अगर बात करूं तो कार्बन एंड कंपाउंड अगेन ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि कार्बन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में कितना होता है और एटमॉस्फेयर में कितना होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। इतना होता है क्या, इतना होता है अर्थ क्रस्ट में, इतना होता है एटमॉस्फेयर में, ये भी पूछा जा चुका है दोस्त ठीक है, तभी मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है सारी चीजों को बताने का, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। साथ ही साथ अगर आप कार्बन देख रहे हो तो कार्बन में बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्या, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी जरूर देख लेना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पीले से बड़े से बॉक्स में आपको बना के दिया गया है जहां पर आपको 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है, एक है आपका डायमंड, एक है आपका ग्रेफाइट और एक है आपका C60 बकमिस्टर फ्लोरीन। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। साथ ही साथ डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंसेस होती हैं ये भी आप जरूर पढ़ना, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लिख के रखो, ठीक है। साथ ही साथ ये जो 2 टॉपिक हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, यहां से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पूछा जाता है, इनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। CnH2n किसका होता है दोस्त, CnH2n-2 कितना किसका होता है और CnH2n+2 किसका होता है, जरूर देख लेना, ठीक है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इनमें सेचुरेटेड कौन सा होता है, अनसेचुरेटेड कौन सा होता है, एल्कीन और एल्केन अल्काइन में से। साथ ही साथ अगर इसको अगर पढ़ना है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको कंबशन दिखेगा, आपको कंबशन का एक टॉपिक दिखेगा, जरूर से इसको रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। किस तरह से रिलेट करना है कि भाई किस टाइप की फ्लेम जलती है, किस में स्मोक ज़्यादा जनरेट होता है, किस में हमारा ऑक्सीजन रिच होता है, कौन सा हमारा ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूँ तो एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, ये सारी चीजें जो है ना ये 2-3 सालों में मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। ऑल्दो पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्वेश्चंस, लेकिन अभी यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है मेरे को, है ना। स्टेट पीसीएस में तो 3-4 बार दे चुका है। आई डोंट नो अबाउट सीडीएस की इस बार पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है दोस्त, और आप इसको पढ़ सकते हो, है ना।
लास्ट इज आवर सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इसको पढ़ना है वो पहले सुन लो। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हार्ड हो जाता है, क्या कैल्शियम होता है, क्या मैग्नीशियम होता है, क्या देख लेना, ये आपके ऊपर है। साथ ही साथ परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के ऊपर एम्फेसिस जरूर करना सोप एंड डिटर्जेंट जब आप पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। अगर नहीं मिलती हैं चीजें गूगल कर लो, छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से एक बार में नोट्स बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करूं मैं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दो ही चीज मेरे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखी तो मैंने उनको लिखा है, ठीक है। मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल बने हुए हैं, जिसने भी उनको बनाया है और उनके क्या लिमिटेशंस हैं। लाइक डुबर्नियर साहब एक थे, एक हमारे न्यूलैंड साहब थे, ठीक है। न्यूलैंड्स की ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत फेमस थे उस समय, डुबर्नियर के ट्राइड्स। तो ये जब पढ़ रहे होगे साथ ही साथ इनके लिमिटेशंस, ठीक है, इनके लिमिटेशंस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे जितने भी है ना आपके लास्ट तक, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था तब तक, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेंड्स की बात करूं तो ट्रेंड्स ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे होते हो अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, दो ही जगह होती है। एक होता है हमारा ग्रुप, एक जिस तरफ हम मूव करते हैं, और एक होता है हमारा पीरियड, ठीक है। तो जब आप मूव करते हो तो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो एटॉमिक साइज जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अलोंग दी पीरियड तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से आपको डिफरेंट ट्रेंड्स लाइक मेटालिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मेटालॉइड्स के भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको भी जरूर देख लेना, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पता नहीं क्यों नहीं करते हो, समझ में नहीं आता मुझे, लाइक करने में तुम्हारा क्या जा रहा है, ठीक है। एंड प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, है ना। एग्जामिनेशन नज़दीक है, जिनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ लिया या फिर ऐसा कुछ है, तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। एक मंथ पहले आप सिलेबस खत्म करो, PYQs साथ साथ करते जाओ। अगर कुछ वैल्यू एडिशन लगता है कि भाई मैंने चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पर मैंने इसके PYQs सॉल्व कर लिए, अगर यहाँ से सॉल्व किया है और कुछ जो मेरे को नहीं आ रहा है, ज़रूर आपने नोट्स में उसको मेंशन करो। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को जानने के लिए, एग्जामिनेशन को टाइमिंग को समझने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कोई भी आपके सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बायो का सेशन मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा एंड कुछ भी हो आप अपने जो भी आपके वैल्यूएबल इनपुट्स हैं आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।